हेलो। बचपन से ना हम सबको अक्सर एक ही बात सिखाई जाती है कि बस कड़ी मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आज हम एक बहुत ही शानदार ब्रेकडाउन करने वाले हैं रियल वर्ल्ड पावर डायनामिक्स का। अगर हम दुनिया के टॉप लीडर्स और प्रोफेशनल्स की स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है। असली सक्सेस के लिए चाहिए स्मार्ट वर्क और पावर के वो अनकहे नियम जो कहीं लिखे तो नहीं होते लेकिन हर जगह काम आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावर प्लेबुक में डाइव करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर सिर्फ कड़ी मेहनत, मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करने से लोग एकदम टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पाते? सच तो ये है कि दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सिर्फ ट्रेडिशनल मेहनत पर डिपेंड नहीं रहते। उनके पास एक हिडन प्लेबुक होती है। वो वर्क प्लेस के उन अनकहे नियमों को समझते हैं जिन्हें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, पर रियल वर्ल्ड में वो नियम हर जगह मौजूद हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को हमने 5 अहम पिलर्स में बांटा है। पहला, वर्कप्लेस हायरार्की को समझना। दूसरा, दोस्त और दुश्मन को हैंडल करना। तीसरा है खामोशी की कला। चौथा, एक अनब्रेकेबल रेपुटेशन बनाना। और पांचवा, खुद को इर्रिप्लेसेबल बनाना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, वर्कप्लेस हायरार्की को नेविगेट करना। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि अपने बॉसेस और सीनियर्स के साथ कैसे डील किया जाए, वो भी बिना उनके ईगो को हर्ट किए। कभी सोचा है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया भी बैकफायर क्यों कर जाता है? इसे नेवर आउटशाइन द मास्टर का नियम कहते हैं। सोच कर देखिए, एक एम्प्लॉय के पास एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है जो कंपनी का रेवेन्यू डबल कर दे। अब अगर वो अपने डायरेक्ट मैनेजर को बाईपास करके सीधा सीईओ के पास चला जाए तो क्या होगा? अनजाने में ही सही बॉस की इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। बॉस को लगेगा कि कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और फिर वो उस काम में रुकावटें डालना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसे क्रिकेट के मैदान से समझते हैं। विराट कोहली और एमएस धोनी का डायनामिक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बात 2014 की है जब विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी संभाली थी। वो चाहते तो पहले ही दिन से अपना पूरा कंट्रोल दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके बजाय वो लगातार धोनी से सलाह लेते रहे और उनका पूरा सम्मान बनाए रखा। उन्होंने कभी भी वेटरन खिलाड़ी को ओवरशैडो करने की कोशिश नहीं की। सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर मूव था जिसने उनका ट्रांजिशन एकदम स्मूथ कर दिया। यहीं से निकल कर आता है सोर्स का सबसे क्रूशियल पॉइंट, एक्ट डम बट थिंक स्मार्ट। मतलब अगर कोई जानबूझकर ज्यादा चमकने की कोशिश करता है तो लोग अक्सर उसे नीचे खींचने लगते हैं। इसलिए जो लोग सच में एम्बिशियस होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि आक्रामक होकर स्पॉटलाइट छीनने की बजाय सही समय का इंतजार करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, हैंडलिंग फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ऑफिस में दोस्ती, बिजनेस और राइवलरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही रिस्की हो सकता है। सोर्स इस बात पर काफी जोर देता है कि पैसा और पावर कैसे अच्छे अच्छे रिश्तों को बदल देते हैं। हर्षद मेहता का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, आसपास सिर्फ दोस्त ही दोस्त थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो वही दोस्त उनके खिलाफ एविडेंस देने लगे। फिल्म भाग मिल्खा भाग का वो सीन याद है? वो भी यही दिखाता है कि हर दोस्त हर सिचुएशन में साथ नहीं देता। लोगों में अक्सर क्रैब्स इन अ बकेट वाली मेंटालिटी होती है जहां एक दूसरे को नीचे खींचा जाता है। और रही बात दुश्मनों की, तो वहां स्ट्रैटेजी बहुत रूथलेस है। दुश्मन को कभी आधा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो मौका मिलते ही वापस पलटवार करेगा। तो इन सब से बचने के लिए कुछ बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, कभी भी सिर्फ जुबानी बातों पर बिजनेस मत कीजिए, सब कुछ रिटन होना चाहिए। और दूसरा नियम थोड़ा ट्रिकी है, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। सोर्स यहाँ मुकेश अंबानी से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथित एग्जाम्पल देता है कि कैसे कैजुअल नेटवर्किंग और दोस्ती का इस्तेमाल करके
कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, वो भी बिना उन्हें भनक लगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, द आर्ट ऑफ साइलेंस। ये पूरा का पूरा पिलर अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने और शब्दों को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने के बारे में है। धीरूभाई अंबानी का एक बहुत ही फेमस अप्रोच है, डोंट स्पीक अंटिल द वर्क इज डन। जब तक काम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक शोर नहीं मचाना चाहिए। अगर एक्साइटमेंट में आकर कोई अपना ब्रिलियंट आइडिया सबको बता दे तो क्या गारंटी है कि कोई दूसरा उसे कॉपी नहीं करेगा? अपने इंटेंशंस को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ताकि कोई भी आपके अगले मूव्स को प्रिडिक्ट ही ना कर सके। इस स्ट्रैटेजी को अगर एक्शन में देखना हो तो इन दो लेजेंड्स को देखिए। रतन टाटा ने जब नैनो लॉन्च की थी तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि अब एक 2 व्हीलर चलाने वाली फैमिली भी कार अफोर्ड कर सकती है। जरूरत से कम बोलना हमेशा पावरफुल होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर का। 1996 में जब लोग कहते थे कि वो बाउंसी पिच पर नहीं खेल सकते तो उन्होंने पलटकर बहस नहीं की। उन्होंने सीधा सेंचुरी मारी और अपने एक्शन से उस आर्ग्यूमेंट को जीत लिया। अब आते हैं चौथे पिलर पर, बिल्डिंग अनब्रेकेबल रेप्यूटेशन। पब्लिक परसेप्शन, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितनी विजिबिलिटी है आपकी, यही डिसाइड करता है कि असली सक्सेस मिलेगी या नहीं। सोर्स ने यहाँ एक बहुत ही सीधा सा पॉइंट रखा है, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। इमेजिन कीजिए कंपनी चुपचाप एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बना रही है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉम्पिटिटर एक एवरेज प्रोडक्ट को अग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए धड़ल्ले से बेच रहा है। पतंजलि का केस यही समझाता है। जब उन्होंने टीवी और न्यूज़ में हर जगह अटेंशन पाना शुरू किया तभी उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। सच तो यह है कि बिना कैलकुलेटेड नॉइस के अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, रेप्यूटेशन एक दो-धारी तलवार है। विजय माल्या का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक वक्त था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन सिर्फ एक बड़े स्कैंडल ने उनकी दशकों की बनाई हुई रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रेप्यूटेशन बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे बर्बाद होने में सिर्फ एक पल लगता है। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को बहुत सावधानी से गार्ड करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। विजिबिलिटी जरूरी है लेकिन हर वक्त अवेलेबल रहना भी सही नहीं है। शुरुआत में अटेंशन पाना जरूरी है लेकिन एक पॉइंट के बाद ना स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अमिताभ बच्चन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब वो हर दूसरे टीवी एड में दिखने लगे थे तो उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम होने लगी थी। फिर उन्होंने सिलेक्टिव एंडोर्समेंट्स शुरू किए, जानबूझकर अपनी अवेलेबिलिटी कम की और नतीजा उनकी रिस्पेक्ट और ब्रांड वैल्यू फिर से टॉप पर पहुंच गई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल पिलर पर, बिकमिंग इररिप्लेसेबल। ये सेक्शन इस बारे में है कि कैसे अपने स्किल्स को इतना रेयर बना लिया जाए और सिस्टम को ऐसे कंट्रोल किया जाए कि कोई और आपकी जगह ले ही ना सके। इसे समझने के लिए टी सीरीज से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। टी सीरीज ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर दिया कि हर आर्टिस्ट पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो गया। अगर कोई अपने फील्ड में इररिप्लेसेबल बन जाता है ना, मतलब ऐसी स्किल्स डेवलप कर लेता है जो किसी और के पास है ही नहीं, तो फिर असली पावर हमेशा उसी के हाथ में रहती है। सोर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। अगर कोई हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भाग रहा है तो समझ लीजिए पावर क्लाइंट के हाथ में है। इसके बजाय सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद चल कर आएं। जैसे स्विगी और जोमैटो ने शुरुआत में डीप डिस्काउंट्स को एक तरह के बेट या चारे की तरह इस्तेमाल किया और लोगों को अपनी सर्विस का आदी बना लिया। एक प्रोफेशनल के लिए भी यही रूल है। पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्लाइंट्स खुद सामने से अप्रोच करें।
और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लेवरेज। दुनिया के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो दिन के 24 घंटे खुद ही काम नहीं करते रहते, वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वो एक तगड़ा सिस्टम बनाते हैं, डेली टास्क करने के लिए अपनी टीम सेट करते हैं और फिर ओवरऑल क्रेडिट लेते हुए अपने एम्पायर को बड़ा करते चले जाते हैं। अब यहाँ सोर्स कुछ बहुत ही पावरफुल रैपिड फायर लॉज बताता है। पहला, लोगों का भरोसा जीतने के लिए सिलेक्टिव ऑनेस्टी का इस्तेमाल करना। दूसरा, जब भी किसी से मदद चाहिए हो तो उनकी दया पर डिपेंड रहने की बजाय उन्हें ये दिखाना कि इसमें उनका क्या फायदा है, मतलब उनके सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करना। और तीसरा, उन सहकर्मियों से हमेशा दूर रहना जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं या नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास की सारी एनर्जी को सोख लेते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल इस लेवरेज के कंसेप्ट को सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रखता, वो इसे फाइनेंशियल टूल्स से भी जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सएम ट्रेडिंग ऐप के कॉपी ट्रेडिंग फीचर की बात की गई है, जहां बिगिनर्स बिना खुद सारा हैवी एनालिसिस किए सीधे एक्सपर्ट ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके एक तरह का फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक सवाल, मॉडर्न वर्कप्लेस में असली पावर आखिर किसके पास है? क्या उनके पास जो दिन रात बस गधों की तरह मेहनत करते हैं, या उनके पास जो इन सिस्टम्स और डायनामिक्स को मास्टर कर चुके हैं? ये सवाल हर किसी के वर्कप्लेस पर लागू होता है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने इन सब चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और इस स्ट्रैटेजी गाइड के अगले ब्रेकडाउन्स के लिए तैयार रहिए।